और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश हमारे देश का। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके साथ कई गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद दिखाई दिए और मंदिरों में दर्शनों के बाद वो नामांकन पत्र भरने के लिए सभागार पहुंचे, कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सीट पर विजय प्राप्त की थी और इस बार भी इसे बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत हासिल होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह भी नामांकन पत्र भरने के दौरान मौजूद दिखाई दिए। पीएम मोदी ने आखिरकार वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसका सभी को, पूरे भाजपाइयों को बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार वो इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी के साथ कई प्रस्तावक उनके साथ मौजूद दिखाई दिए और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता भी मौजूद दिखाई दिए। लेकिन नामांकन पत्र भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद वो कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यानी कि अब वाराणसी, जो कि वीवीआईपी सीट मानी जाती है, उसको लेकर तस्वीरें कुल मिलाकर साफ हो गई है। जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कांग्रेस से इस सीट से अजय प्रताप चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपना चेहरा साफ कर दिया है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस कई मायनों में ये जो चुनाव है वो अहम भी माने जा रहे हैं। उसके पीछे का भी जो एक स्पष्ट कारण था वो यही था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सभाएं कर रहे हैं, जिससे कि वोट बैंक को बढ़ा सके, जनता को अपने पक्ष में कर सके। तो वहीं ये तस्वीरें वाराणसी से सामने आई हैं, जहां पर वाराणसी में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अपना नामांकन पत्र सौंप दिया है। जहां अब तक देखा गया कि लोकसभा के 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण के चुनाव को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं इस बीच ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है, क्योंकि वाराणसी में आखिरी दौर में, यानी कि 1 जून को मतदान होने हैं और 4 जून को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ मौजूद रहे। इसके अलावा नामांकन स्थल पर गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की थी और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए थे। उसके बाद ही वो नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे। पीएम के नामांकन कार्यक्रम के मद्देनजर पूरे वाराणसी शहर में सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। जी, तो वहीं इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार पूर्वक इस जानकारी का वर्णन करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हिमांशी जुड़ चुकी हैं। हिमांशी, और क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है इस बार भी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल वैष्णव, देखा जा रहा है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया और सबसे पहली बात जो उस साल भी हुआ था वो ये कि काल भैरव, सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हैं, तो सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वो वाराणसी में नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके पहले हम बता दें कि 10:45 से, यानी कि 10:45 से पहले वहां पर उन्होंने बैठक की थी।
उसके बाद वो काल भैरव पहुंचे और काल भैरव से वो पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे, जिसका बेसब्री से सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। वो इंतजार आज खत्म हो चुका, क्योंकि 2014 चुनाव जीतने के बाद 2019 में भी जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे तो वो सबसे पहले काल भैरव मंदिर गए थे, और उसके बाद आज जब वो 2024 के लिए जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो नामांकन भरने से पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे थे और पूजा अर्चना करके नामांकन पत्र दाखिल किया है। जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार चुनाव क्योंकि नजदीक हैं और 4 चरण के चुनाव अब तक हो भी चुके हैं, 5वें चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच जहां लगातार विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर केंद्र पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाती नजर आई है, तो वहीं इस चुनाव से पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने नामांकन पत्र भरने से पहले मंदिरों में जाके दर्शन किए, फिर चाहे रामलला के दर्शन करने के लिए स्मृति ईरानी का जाना हुआ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काल भैरव मंदिर में दर्शन करना हुआ हो। ऐसे तमाम जो एक रणनीति बोलने या भगवान का आशीर्वाद बोलने बीजेपी ऐसी कवायद में जुटती नजर आई है। लेकिन अगर गौरतलब है हिमांशी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार भी चुनावी मैदान में अजय प्रताप को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जबकि अजय प्रताप पिछली बार की अगर यानी 2019 के चुनावी नतीजों की अगर बात की जाए तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अजय प्रताप पर एक बार फिर से विश्वास जताया। क्या कुछ रणनीति इसके पीछे की समझ में आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अजय प्रताप को फिर से चुनावी मैदान पर उतारा है, लगातार रणनीति जो है वो देखी जा रही है। समझ में आ रहा है कि इस तरह से रणनीति, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा कि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़कर रायबरेली से मतदान पर उतरे हैं, तो लगातार जो ये रणनीति वो सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल हिमांशी, जिस तरह से देखा गया था कि लगातार जो तस्वीरें भी सामने आ रही थी, क्योंकि वायनाड से भी उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद रायबरेली से भी उनका नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करती नजर आई थी, क्योंकि जिस तरह की बड़ी उलटफेर देखने को मिली थी चुनाव से ठीक एंड मोमेंट पर, जिस तरह से देखा गया था, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से या तो प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी या फिर कांग्रेस का कोई मजबूत जो चेहरा है वो इस चुनावी मैदान में हुंकार भरेगा। लेकिन रायबरेली पर राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वायनाड से भी वो केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ चुके हैं और मतदान भी उन्होंने वहां पर संपन्न हो चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जहां रायबरेली की बात की जाए तो क्योंकि 5वें चरण में कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ऐसे में एंड वक्त पर कांग्रेस का यूं उलटफेर करना किस चीज की ओर दर्शा रहा है, क्या राजनीतिक संकेत दे रहा है? बिल्कुल वैष्णव, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार उलटफेर कर रही है, लगातार रैलियां, अभी हम रायबरेली पे देखा जाए तो प्रियंका गांधी लगातार वहां पे सभाएं कर रही है, अलग अलग तरह के खेल खेल रही है, अलग अलग तरह से सभाएं कर रही है। तो जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही है, बहुत ही दिलचस्प इस बार का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि रायबरेली से अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ मिलकर सभाएं करने वाली हैं और उधर प्रियंका गांधी भी लगातार रायबरेली जाकर सभाएं कर रही है। तो बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इधर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा भी लगातार अलग अलग जगह जाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ सभी मुख्यमंत्री और तमाम राजनेता मौजूद रहे। लेकिन यहाँ पर ये देखना एक बात थी, देखने वाली बात थी वैष्णव की, यहाँ पर सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहे लेकिन बिहार से नितिन कुमार यहाँ पर मौजूद नहीं रहे इस वक्त। और इसका क्या कारण, हालांकि कारण उन्होंने यह बताया कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, लेकिन एक अलग नजरिए से भी देखा जाए तो आखिर क्या रूप हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कई राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो भी कदम उठा रही है राजनीतिक तौर पर वो सोच समझकर उठा रही है। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ खबरों पर, लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान खत्म हो चुकी है। चौथे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई। इन 13 लोकसभा सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और मिश्रिक में मतदान हुई। अब तक के चुनावों में मत प्रतिशत जो था वो चर्चा का बड़ा विषय रहा है।
चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर औसतन 58.01% मतदान हुई। यह मतदान प्रतिशत पहले चरण के मतदान प्रतिशत की तुलना में 3.02% कम है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण की अगर तुलना की जाए, मत प्रतिशत की तुलना अगर की जाए तो मत प्रतिशत जो था वो बेहतर रहा। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव हुए, जिसमें मत प्रतिशत जो था वो 61.11 रहा, जबकि दूसरे चरण में मत प्रतिशत यानी कि जो 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव हुए थे उसमें मत प्रतिशत जो था वो 55.19% रहा। तीसरे चरण में मत प्रतिशत 57.55 रहा। तो वहीं चौथे चरण में जो मत प्रतिशत था वो कुछ खासा ज्यादा तो नहीं रहा, लेकिन मत प्रतिशत इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब तक 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारी सहयोगी हिमांशी जुड़ चुकी है। हिमांशी, क्या कुछ कारण समझ में आ रहे हैं, क्यों मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की जगह घटोतरी देखी जा रही है? बिल्कुल वैष्णव, हम देख सकते हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो मत प्रतिशत रहा उसमें बढ़ोतरी रही, वो बेहतर रहा, लेकिन चौथे चरण में वहीं पे लो हो जाता है मत प्रतिशत। हालांकि इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि मौसम भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इस समय हम देख सकते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी की वजह से बुरी तरह से बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के जो तमाम प्रयास थे वो भी यहाँ पर कम पड़ गए, क्योंकि मतदान करने मतदाता जो है सुबह के समय तो पहुंच रहे हैं, लेकिन दोपहर होते ही मतदाता मतदान करने कम संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन एक अलग कारण हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई जगहों पर, कई इलाकों पर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। कई विकास कार्य, किसानों की बात कर ले, किसान जो है खुश नहीं है, कई जगह के रहवासियों को देखो, उनको परेशानी हो रही है, विकास कार्य कुछ उनके इलाके में हो रही है, तो कई जगह जनता खुश भी नहीं नजर आ रही और कई जगह जो है एक मौसम भी बड़ा मुद्दा, बड़ा कारण बना हुआ था, जो कि मतदाता मतदान करने नहीं पहुंच पा रहे। जी, मौसम की अगर बात की जाए हिमांशी, तो क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही थी मतदान केंद्रों से, क्योंकि कल चुनाव हुए थे और लगातार मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही थी मतदाताओं की, लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन उसके अलावा भी कहा यही जा रहा था कि तैयारियां मतदान केंद्रों पर पूरी की गई हैं। मतलब यहाँ आने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी की तमाम सुविधाएं, जैसे वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की सुविधा की गई थी, तमाम सुविधाएं की गई थी, बावजूद इसके मत प्रतिशत जो है वो कम आ रहा है। क्या कुछ और अन्य कारण हो सकते हैं? बिल्कुल वैष्णव, जिस तरह से ये सारी तैयारियों के बाद, यही एक सोचने वाली बात है कि सारी तैयारियों के बाद भी मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे, तो इसका एक अलग, अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है, मतदाता खुश नहीं है, नाखुश है। वो वहां पे इलाकों में प्रत्याशियों के कार्य से, अपने सांसदों के कार्य से बिल्कुल भी, हम कई जगहों पर बातचीत भी किए हमने, तो वहां पर यही बताया जा रहा है कि वहां के विकास कार्य पूरी तरह से नहीं हो रहे। कई लोग पानी से परेशान है, कई लोग बिजली से परेशान है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से ऐसे चुनाव के समय में अगर बात यहाँ पर बिजली और पानी की हो रही है, यानी कि मूलभूत मुद्दों की हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस देखा गया था चुनाव से पहले, जब चुनाव का शंखनाद नहीं हुआ उससे पहले ही मूलभूत मुद्दों को लेकर जनता के बीच मुखर होती नजर आई थी। और अगर जनता बिजली, पानी, स्वास्थ्य ऐसी मूलभूत सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं है तो ये मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या लगता है इसका जो खामियाजा है, अब जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, इस चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है, लेकिन वैष्णव ये भी सोचने वाली बात है कि जब चुनावी दौर आते हैं तभी सभी राजनेता ये तमाम मुद्दे लेकर बैठते हैं, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम विकास कार्यों की बात कर ली जाए। लेकिन जनता का भी यही कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तभी सभी पार्टियों को ये तमाम परेशानियां दिखाई देती है और उसके बाद लोग सभी कार्यकर्ता, नेता, राजनेता हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। कई बार हमने ये सुना है कि वहीं पे अगर जनता को अगर कोई परेशानी हो रही है, रहवासियों को, राहगीरों को कोई दिक्कत हो रही है, लोग जाते भी हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी जाती। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जनता के बीच भी जाकर इस बात को लेकर बात की गई कि आखिर वोट ना देने के पीछे या फिर चुनाव का बॉयकॉट करने के पीछे क्या कारण है, तो जनता भी यही बोल रही है कि प्रशासन के कान पर जू नहीं रही थी जब लगातार गुहार लगाई जाती है बिजली,
पानी, ऐसी तमाम सुविधाओं को लेकर। और अब जब रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसे नारे जो हैं जनता द्वारा लगाए गए हैं। चुनाव के वक्त, चौथे चरण के चुनाव में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई थी चुनाव के बॉयकॉट को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा जो तस्वीरें थी वो हरदोई, कानपुर जगह से ज्यादा सामने आई थी। और इसीलिए यह भी देखा गया है कि इस बार चौथे चरण के चुनाव में कानपुर में सबसे ज्यादा, या यूं कहें सबसे कम मत प्रतिशत जो है वो वहीं पर हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चुनावी बॉयकॉट है वो कानपुर से हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए मौजूदा सरकार की या जिलाधिकारी की, डीएम की, तो ऐसे में क्या कुछ उनकी सहमति बन पाई उस वक्त जब चुनावी बॉयकॉट हो रहा था? क्या समझाने में नाकामयाब रही वो? बिल्कुल, अगर बात की जाए समझाने की, तो देखो, चुनाव के समय जब चुनाव का दौर आता है तो सभी पार्टियों के नेता लगातार जनता को साधने की कोशिश में लगे होते हैं। किसी ना किसी तरीके से जनता को साधने में कोशिश उनकी जारी रहती है। ना सिर्फ भाजपा, ना सिर्फ कांग्रेस, सपा, बसपा, सारी पार्टियों का यही है कि जब चुनाव का समय आता है तो किसी ना किसी कोई या तो यूं कहे या लड़कियों की सुरक्षा, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी अगर बात की जाए तो अभी भी इतनी सुरक्षा लड़कियों के लिए नहीं है। फिर भी कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है। लेकिन ये क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस अगर ये मुद्दा उठा रही है, अगर उसकी सरकार आती है तो इसमें कुछ हो सकता है? ऐसा तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि चुनावी समय पर ही सभी पार्टी जो है अपने अपने दावे ठोकते हैं, तरह तरह के दावे करते हैं, जनता को साधने के लिए तरह तरह की बातें करती हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो सत्ता पे पार्टी अभी है या फिर कोई विपक्षी पार्टी, कोई भी इस तरह के भरोसे नहीं दिला सकते, क्योंकि लगातार जो हमने कार्य देखा है उससे जनता खुश बिल्कुल भी नहीं है। जी, क्योंकि जिस तरह की देखिए तस्वीरें बात आप कर रही हैं, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जनता के सामने की, कि जनता की किस तरह की मांग है और वो मांग पूरी नहीं हो पा रही, जनता कितनी असंतुष्ट है मौजूदा सरकार से। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि अगर बात की जा रही है, कांग्रेस भी काम अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने भी कार्य नहीं किए, इसीलिए सत्ता से बाहर का रास्ता उसे देखना पड़ा। और बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी भी अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई। तो ऐसे में क्या लगता है जनता इस बार किसकी ओर रुख करेगी? बिल्कुल, ये वैष्णव, ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार किसके साइड रुख करती है, किस पर रुख करती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो जनता बीजेपी के साइड अगर जनता का झुकाव है तो वो एक कारण ये भी है कि अयोध्या राम मंदिर और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो बीजेपी के। अगर बात की जाए अयोध्या के राम मंदिर, क्योंकि काफी सही पॉइंट आपने उठाया है, अयोध्या का राम मंदिर जो था वो हमेशा से सुर्खियों में रहा है और लगातार विपक्ष को भी देखा गया है कि धर्म की राजनीति का जो टैग है वो बीजेपी को कांग्रेस द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है अयोध्या में, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनने का, 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, तो ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा इस चुनाव में? बीजेपी को, क्योंकि हमारा धर्म जो है हिंदू है, इसलिए अयोध्या राम मंदिर का जो फायदा है वो बीजेपी को बिल्कुल मिल सकता है। कह सकते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। चाहे हम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात करें या छोटे से छोटे जगह के लोगों की बात करें, आज भी हम देख सकते हैं कि जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से लोगों की खुशियां, लोगों का उत्साह जो है वो अलग ही तौर पर देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में हर रोज लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं रामलला के। तो कह सकते हैं कि इसका फायदा बिल्कुल बीजेपी को हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि मतलब चुनाव के समय आते ही चुनाव में जीत के लिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, तो ये तो राजनीति में चलता ही रहता है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन अगर अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो इसका फायदा बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अरसों बाद हिंदू धर्म के लोगों को, हम हिंदुस्तानियों को अरसों बाद जो है ये मौका मिला अयोध्या में रामलला का मंदिर, रामलला अपने घर में विराजमान हुए, तो इसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं भाजपा को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए, देखिए एक तरफ है धर्म का मुद्दा यानी कि राम मंदिर, क्योंकि 500 साल के इंतजार के, लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को, भक्तों को उनके रामलला के दर्शन आसानी से हो पा रही हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है। तो एक तरफ है धर्म का मुद्दा, एक तरफ है विकास का मुद्दा, दोनों ही मुद्दों को लेकर घमासान मचा हुआ है। क्या लगता है किस मुद्दों के आधार पर जनता किसको चुनेगी?
कहीं ना कहीं वैष्णव देखो, विकास का भी मुद्दा जो बना हुआ है ये भी सही है अपनी जगह पर, और धर्म का जो मुद्दा बना हुआ है ये भी सही है, लेकिन धर्म के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि लोग बिना बिजली के रह जाएं, लोग बिना पानी के रह जाएं। हम बहुत सारी जगह जी बिल्कुल, यही एक प्रश्न, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि किस मुद्दे को जनता कितनी प्राथमिकता देगी, किस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ देखेगी जनता। बिल्कुल, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि जनता अगर राम मंदिर, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम धर्म पे बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देगी जनता, या फिर विकास में, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो यहाँ पर विकास भी आती, क्योंकि अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे। तो ये तो बात ही नहीं उठती कि अगर धर्म का हम मुद्दा उठाते हैं तो विकास का नहीं उठाएंगे, या विकास का उठाते हैं तो धर्म का नहीं उठाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही जरूरी है आज के दौर पर। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से विकास कार्य, हालांकि विकास कार्य बहुत सी जगहों पर हुआ भी है, लेकिन जहां पर नहीं हुआ उन छोटी जगह वो असहाय लोग जो इन सब जो तमाम तरह की योजनाएं जो निकली है इनसे वंचित है, उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है कि वो किस तरह से अपना जो है भरण पोषण कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वही देखना है, वही समझ में आने वाला है। ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि आखिर जनता इस बार कुछ बदलाव कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये तो आने वाले समय पर ही पता आने वाले वक्त ही तय करेगा कि आखिर जनता किसको प्राथमिकता देती है, विकास के मुद्दों को या फिर धर्म के मुद्दों को। क्योंकि शुरुआती दौर से ही, जब से भाजपा सत्ता में आई है, कुल मिलाकर जब से या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से लगातार यही देखा गया है, धर्म की राजनीति को महत्वता ज्यादा दी गई है। ऐसा हम नहीं बल्कि विपक्ष भी लगातार कहता नजर आया है। लेकिन अब बात यहाँ पर इस बात पे आके अटक गई है कि आखिर जनता इस बार किस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता देती है। बहरहाल हिमांशु, अगर हम रुख करें, क्योंकि 5वें चरण के चुनाव नजदीक हैं, 20 मई को 5वें चरण के चुनाव होनी है, जिसमें कई हॉट सीट शामिल है और अमेठी और रायबरेली पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कौन किसको कितनी टक्कर दे पाएगा? अगर सिर्फ रायबरेली सीट की बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और पारंपरिक सीट मानी गई है ये कांग्रेस की, तो क्या लगता है कितनी टक्कर मिलेगी यहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस से? बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प है इस बार की जो ये टक्कर है, ये चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि इस बार सीधा राहुल गांधी रायबरेली से, अमेठी वायनाड छोड़ के वो डायरेक्ट रायबरेली से, क्योंकि जिस टाइम पे नामांकन पत्र घोषित हो रहे थे उस टाइम पे ये बहुत ही जो है दिलचस्प वाली बात, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद राहुल गांधी अपना नामांकन पत्र दाखिल किए थे। तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाली है इस बार की जो है चुनाव जो है इस बार का बहुत दिलचस्प। लेकिन लगातार तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही थी कि इस सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में हुंकार भर सकती हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर पता लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर इस बार भूमिका नहीं निभाने वाली, बल्कि स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी का प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। तो इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की समझी जा सकती है? बिल्कुल वैष्णव, भी देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है इस बार के चुनाव में कई शॉकिंग न्यूज दिए हैं, कई शॉकिंग फैसले लिए हैं। जैसे कि हम वायनाड वाली बात आपने बोली, जैसे कि रायबरेली वाली एक बात हो गई, क्योंकि अमेठी से हर बार ऐसा होता था कि गांधी परिवार से ही कोई ना कोई वहां पर मैदान पर उतरता था। इस बार जो शॉकिंग न्यूज थी वो रायबरेली से थी कि राहुल गांधी वहां से मैदान पे उतरे। तो देखने वाली बात यह है कि रणनीति तो जो है लगातार कांग्रेस के अंदर चल रही है, और अब यह देखने वाली बात है कि इस बार जो है रायबरेली और अमेठी से किसको जीत हासिल होती है। क्योंकि अगर बात की जाए चुनाव प्रचार प्रसार की तो लगातार इंडिया महागठबंधन की बात कर ले, लगातार वो है चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे। अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात करें तो दोनों साथ में रायबरेली में दोनों साथ में जो है चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इधर प्रियंका गांधी लगातार हर रोज रायबरेली में सभाएं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी जो रणनीतियां जो लगातार छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके काम आ सकती, कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है। लेकिन ये तो वैष्णवी आने वाले समय पर ही पता चलेगा, अभी तो बस कयास लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, 4 जून को नतीजे स्पष्ट कर पाएंगे कि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, किसके वादे किसको पूरा करने का मौका मिलता है और दावे किसके सही साबित होते हैं। लेकिन अगर बात दावों की हो तो ऐसे में बीजेपी को कहते सुना गया था कि इस बार 400 पार। क्या लगता है किस तरीके से इस बार बीजेपी 400 पार के नारे पर खरी उतर पाएगी?
बिल्कुल वैष्णवी, इस बार 400 के पार। ये बहुत से यानी कि जो बीजेपी भक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, उनके मुंह से बस यही सुनने को मिल रहा है, इस बार 400 पार। हो सकता है ऐसा हो भी जाए, अभी कुछ कहा जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार पीएम मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हैं, कहीं ना कहीं वो तारीफे काबिल भी हैं। जिस तरह से विदेशों में उनका आना जाना, जिस तरह से हिमांशी, अगर बात तारीफे काबिल की हो बीजेपी की, तो ऐसे में क्या लगता है किन मुद्दों पर बीजेपी को अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल सकता है, या किन मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने पेश हो सकती है, किन उपलब्धियों को वो गिनवा सकती है, कौन से वो मुद्दे हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं वैष्णवी, जैसे कि देखा जाए, एक तो विदेश, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अभी तक में उनके विदेशी दौरे जितने हुए हैं, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्रियों ने नहीं की थी। और जितनी तारीफें विदेशों में उनको मिल रही है, इससे पहले किसी को नहीं मिली। तो पहला मुद्दा तो यही हो जाता है। दूसरा मुद्दा राम मंदिर भी हो सकता है। तो तीसरा मुद्दा, कई विकास कार्य भी ऐसे हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए लेकिन अब हो रहे हैं। किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, तो जिनको जो ये चीजों से वंचित नहीं है, वहां से जरूर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से, जैसे एक महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है वैष्णवी, क्योंकि इस समय जो है महंगाई भरमार जाती जा रही है। महंगाई जो है इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग डूबते जा रहे हैं। हर जगह से महंगाई बढ़ती ही जा रही है। और कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया है वो यही बनाया है कि बीजेपी के रहते महंगाई बहुत ज्यादा होते जा रही है। लेकिन इस तरह से हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, ऐसे तो कयास लगाए भी नहीं जा सकते। लेकिन जो अभी कांग्रेस मेन मुद्दा उठा रही है वो महंगाई का ही उठा रही है। हालांकि महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है। अभी उन लोगों के बारे में अगर सोचे जो असहाय लोग हैं, वो लोग किस तरह से इस तरह की महंगाई में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो महंगाई का जो ग्राफ बड़ा है, उसको लेकर जनता में बीजेपी को लेकर आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि अभी हिमांशी आपने बात करी किसानों की, क्योंकि किसान एक बड़ा वर्ग है। आज भी भारत में आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि वर्ग पर निर्भर करती है। तो ऐसे में अगर किसानों की बात की जाए, सिर्फ किसान वोटर्स को अगर देखा जाए, तो ऐसे में 1-1.5 साल से ज्यादा लंबे अरसे वक्त तक किसान आंदोलन चला था। वो किसान आंदोलन चला था वो कथित किसान कानून को लेकर, जिसका उस वक्त किसानों ने बॉयकॉट किया था। और तमाम गाजीपुर बॉर्डर जैसे तमाम हर जगहों पर किसान साल भर से ऊपर वहां पर डटे रहे थे। एक बड़े आंदोलन को उन्होंने रूप दिया था। तो क्या लगता है उसका कितना प्रभाव इस बार के चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी को लेकर, केंद्र की सरकार को लेकर उस वक्त किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिला था। सिर्फ उस वक्त ही नहीं, बात की जाए अगर हाल फिलहाल स्थिति की भी, तो फिलहाल अभी भी एमएसपी को लेकर किसानों में खासा नाराजगी, आक्रोश देखने को मिल सकता है। तो क्या लगता है इसका कितना प्रभाव बीजेपी पर इस बार पड़ने वाला है? बिल्कुल वैष्णवी, किसानों की बात की जाए तो अगर किसान ना हो तो हमारा खुद का जीवन यापन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो अनाज कहां से आएगा, और अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे। बिल्कुल किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं बीजेपी कभी कभी इन किसानों से मार खा जाती है। हालांकि बहुत सारी योजनाएं चलाई है किसानों के लिए भी, लेकिन जिस तरह से नुकसान होता है किसानों का, जो भरपाई उनको नहीं मिल पाती, उससे काफी आक्रोश दिखाई देते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो इस बार जो बीजेपी है ना, बीजेपी ने सबसे बड़ा जो खेल खेला है वो आदिवासियों के साथ भी, क्योंकि आदिवासी वोट जो है वो उधर साइड, मतलब बीजेपी की जो साइड है, बीजेपी की जो नजर है वो आदिवासियों के साइड भी है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी साधने की कोशिश जो है बीजेपी लगातार कर रही है। तो इस बार वही देखने वाली बात होगी कि कहां से बीजेपी को फायदा मिलता है और सत्ता की, पीएम की कुर्सी पर, या फिर यूं कहें सत्ता पर कौन विराजमान होने वाला है, ये तो देखने वाली बात। बिल्कुल, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा कि आखिर कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, किसको सत्ता का सिंहासन मिलता है। बहरहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया हिमांशी आपका, बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल वक्त तो चला है अगली खबर की।